शुरुआत होती है ऐसे एक परिवार से जो दुनियादारी से अलग इस बर्फ से ढके इलाके में रहता है। यहीं वह अपनी जिंदगी बिताता है। यह परिवार सिर्फ दो लोगों से मिलकर बना है, हालांकि इसके अंदर एक और इंसान भी है जिसे कभी देखा नहीं जाता। तो ज्यादातर समय लूक और उसकी मां साथ ही रहते हैं। तो आज वह इंसान आया है जो असल में लूक का पिता है। वह उनसे दूर रहता है, लेकिन कभी कभी वह आता है ताकि ये लोग अपनी जरूरी चीजें पा सकें। जैसे आज वह उनके लिए राशन का सामान लेकर आया है। यह देखकर लूक बहुत खुश होता है, क्योंकि कई दिनों बाद उसका कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है। बात करते करते वह उसे पढ़ाने के लिए बैठाता है। यहां तक तो तुम्हें सब कुछ बिल्कुल ठीक ही लग रहा है कि एक पिता अपने बेटे को पढ़ा रहा है और उसके पास मां बैठी है। देखने में कितना सुंदर एक पल लगता है। लेकिन पेड़ पर फल लगने का मतलब यह नहीं कि वह खाने के लायक ही हो। लूक का पिता उसकी गलती की सजा उसे नहीं बल्कि उसकी मां को देता है। वह भी बहुत बुरे तरीके से उसके सामने आकर उससे कुछ सवाल करता है, और जैसे ही वह सवाल का गलत जवाब देता है, वह उसकी मां को जोर से एक थप्पड़ मारता है। ऐसे ही काफी देर तक चलता रहता है, और फिर एक समय आता है जब सवाल खत्म हो जाते हैं। तब उसका पिता उससे कहता है कि वह बाहर जाकर खेले, उसे कुछ काम है। इतना कहकर वह उसकी मां को बेडरूम में ले जाता है। लेकिन कुछ देर बाद लूक को बहुत बेचैनी होती है कि उसका पिता आखिर क्या कर रहा है। क्या वह अभी भी उसकी मां को मार रहा है? यह देखने के लिए वह धीरे से उनके कमरे की खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश करता है। उस समय वह देखता है कि उसका पिता उसकी मां के साथ इंटीमेट हो रहा है। लेकिन उसका यह काम देखकर उसका पिता बहुत गुस्सा हो जाता है और कह देता है कि आज के बाद वह घर में कभी नहीं आएगा। यह बात सुनकर लूक की मां क्लारा जैसे पागल हो जाती है। हालांकि जॉन उसे कभी अपनी पत्नी की नजर से नहीं देखता, क्योंकि कई साल पहले ही वह उसे उसके बच्चे के साथ छोड़ चुका है। लेकिन कभी कभी अपना मन ठीक करने के लिए वहां आता है। लेकिन आज जब वह लूक की यह हरकत देखता है तो वह इतना गुस्सा हो जाता है कि रात भी पूरी होने से पहले वहां से चला जाता है। क्लारा को अब डर लगने लगता है कि शायद वह सच में अब कभी वापस नहीं आएगा। इसीलिए वह लियो को साथ लेकर उसकी गाड़ी के पीछे भागने लगती है और बार बार चिल्लाकर कहती है कि रुक जाओ। उसके बिना इस दुनिया में उनका कोई नहीं है। लेकिन जॉन ने मन बना लिया है, और यह बात क्लारा भी कुछ देर में समझ जाती है कि वह अब कभी वापस नहीं आएगा, जिसकी वजह से वह गाड़ी की स्पीड बढ़ा देती है और स्टीयरिंग से हाथ हटा लेती है। बहुत तेजी से गाड़ी अब एक फ्रोजन लेक की तरफ बढ़ने लगती है, और अंदर बैठा लूक बार बार अपनी मां से पूछता है कि वह ऐसा क्यों कर रही है। लेकिन क्लारा जैसे कुछ भी सुन नहीं पा रही है। जब लूक देखता है कि अब गाड़ी पूरी तरह लेक के बीच में आ चुकी है, वह तुरंत हैंड ब्रेक खींच देता है, जिसकी वजह से गाड़ी रुक जाती है और वह जल्दी से बाहर निकल आता है। अब वह अपनी मां से बाहर आने के लिए कहने लगता है, लेकिन उसकी मां सिर्फ उसकी तरफ ही देखती रहती है। इसी बीच लूक देखता है कि अब गाड़ी के नीचे मौजूद लेक का स्नो कभी भी टूट सकता है। इसलिए वह अपनी आवाज और ऊंची कर देता है। लेकिन तब भी अंदर बैठी क्लारा का मन नहीं पिघलता, यहां तक कि वह यह भी कह देता है कि वह अनाथ हो जाएगा। इसके अलावा इस दुनिया में उसका और कोई नहीं है। लेकिन क्लारा ने मन बना लिया है कि जब तक जॉन था तभी तक उसकी जिंदगी थी। उसके जाने के बाद उसकी जिंदगी को खत्म कर देना ही सही है। इसका मतलब लूक के लिए उसके मन में कोई प्यार नहीं है। अब अपनी मां को अपनी आंखों के सामने मरते देखकर लूक पूरी तरह टूट जाता है, और वहीं वह चिल्लाकर रोने लगता है। सीन शिफ्ट होता है एक डिटेक्टिव पर, जिसका कुछ दिन पहले डिवोर्स हुआ है। उसका एक बेटा है, लेकिन वह अपनी पत्नी के साथ रहता है, जिसने अब दूसरी शादी भी कर ली है। इसी बीच हम राकेल नाम की एक महिला को देखते हैं, जो हर दिन की तरह आज भी अपने काम से घर की तरफ लौट रही है। लेकिन आज कुछ नया होता है। असल में जब वह गाड़ी में होती है तो वह देखती है कि एक लाल रंग की गाड़ी उसे फॉलो कर रही है। काफी देर तक फॉलो करने के बाद वह अपनी गाड़ी साइड में रोक देती है, लेकिन वह गाड़ी बिना रुके ही आगे निकल जाती है। उसे लगता है शायद यह उसका भ्रम था। फिर वह अपने घर की तरफ लौट आती है। उस समय उसका पति और बेटी जोनस वहां मौजूद होते हैं। असल में उसके पति की ड्यूटी रात में होती है,
इसलिए उसके आने के थोड़ी देर बाद ही वह काम पर चला जाता है और राकेल अपना काम खत्म करके अपने रूम में चली आती है। कोई उसकी खिड़की पर स्नोबॉल मारता है। इससे वह चौंक जाती है, लेकिन इतनी रात में कोई ऐसा क्यों करेगा, यह देखने के लिए वह खिड़की के पास जाती है। वहां तो कोई मौजूद नहीं होता, लेकिन एक चीज होती है जो उसे अजीब लगती है। वह लाल रंग की गाड़ी उसके घर के बाहर एक घने पेड़ के नीचे बहुत शांत खड़ी होती है और उसके पास ही एक ताजा स्नोमैन बना हुआ होता है। अब सुबह होते ही जोनास सबसे पहले अपनी मां को ढूंढने लगता है, लेकिन आज तो वह घर पर ही नहीं है। इतनी सुबह वह कहां चली गई? अब हम आते हैं हमारे डिटेक्टिव हैरी पर, जिसके स्वभाव से हम साफ समझ सकते हैं कि वह ड्रिंक के साथ साथ स्मोक भी करता है, और सिर्फ एक बार नहीं बल्कि कई बार, जिसकी वजह से उसकी हालत ज्यादा ठीक नहीं रहती। लेकिन यह चीज उसके काम में कोई बाधा नहीं डालती। उससे बेहतर इलाके में कोई डिटेक्टिव नहीं है और यह बात पुलिस भी मानती है। वह लड़की हैरी को उसके घर तक लिफ्ट देने की बात कहती है क्योंकि उसके पास अपनी कोई गाड़ी नहीं है। हैरी मान जाता है। इसी बीच रास्ते में ही उनके पास एक न्यू केस की डिटेल्स आती हैं, जिसमें रकेल नाम की एक महिला की मिसिंग कंप्लेंट दिखाई गई है जो पिछली रात से गायब है। हैरी कहता है कि घर जाने से पहले मैं उसके घर जाना चाहता हूं ताकि कुछ चीजें अपनी आंखों से देख सकूं। जब वह वहां पहुंचता है तब वह कैथरीन से कहता है कि तुम जाकर पड़ोसियों से इंटरोगेशन करो और मैं इस बच्चे से थोड़ा बात करता हूं। दोनों अलग अलग चले जाते हैं। जब हैरी जोनास से बात करता है तब उस घर में बहुत सी चीजें अजीब लगती हैं, जैसे पति पत्नी के बीच हमेशा झगड़ा होता रहता है, जिसकी वजह से बच्चे को कभी वह प्यार नहीं मिला जिसका वह हकदार है। ऊपर से दोनों ही अपने काम को ज्यादा महत्व देते हैं। लेकिन इन सब बातों का इस केस से क्या संबंध है? खैर, दूसरी तरफ कैथरीन भी पड़ोसियों से यही सुनती है कि लगभग उनके घर में कुछ न कुछ होता ही रहता है। इसके बाद वह हैरी को उसके घर छोड़ देती है, लेकिन वह गलती से कैथरीन की फाइल अपने साथ ले आता है जो उसी केस की थी जिस पर वह काम कर चुकी है। हैरी उसे खोलकर देखने लगता है और हमें पता चलता है कि वह फाइल एक ऐसी महिला की है जिसकी मौत आज से लगभग 9 साल पहले हुई थी। लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी डेड बॉडी बर्फ से ढके पहाड़ पर मिलती है। कटी फटी हालत में उसका शरीर ईगल खा रहे होते हैं। और अगले दिन सुबह जब उसकी मुलाकात हैरी से होती है तो वह उस केस के बारे में और कुछ इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके लाती है और वह बताती है कि यह कोई पहली मौत नहीं है, बल्कि इसके बाद भी 3 और महिलाओं की मौत हुई है बिल्कुल इसी हालत में। इन तीनों की लाश के पास एक स्नोमैन भी मिला था जिसे हमने रकेल के घर के बाहर देखा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई गड़बड़ होने वाली है। हैरी का ब्रेन जैसे किसी सुपर कार की तरह दौड़ने लगता है। वह अब पूरी तरह इस केस में उतरने लगता है, लेकिन आज उसने अपने बेटे से मिलने का मन बना लिया है, इसलिए वह लेट नहीं होना चाहता। इसीलिए वह तुरंत वहां पहुंच जाता है जहां एक कॉन्सर्ट होने वाला है। वहां वह अपने बेटे के साथ अच्छा समय बिताता है, लेकिन जब वह उसे घर छोड़ने जाता है तब वहां वह एक नए पिता को देखता है। वह थोड़ा इमोशनल हो जाता है। असल में वह यह जानता है कि अगर वह और उसकी पत्नी अलग हुए हैं तो इसमें पूरी तरह उसकी ही गलती है। लेकिन अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, इसलिए वह कुछ कहे बिना घर वापस आ जाता है। और ठीक उसी समय उसके पास एक मैसेज आता है कि एक अर्जेंट केस आया है। इसलिए सुबह होते ही कैथरीन निकल जाती है। सिंथिया नाम की लड़की जिसकी मिसिंग कंप्लेंट कुछ घंटे पहले लिखाई गई है, उसका घर शहर से काफी दूर है, लेकिन कैथरीन अपनी ऑफ रोड BMW से बहुत आसानी से वहां पहुंच जाती है। वहां जाकर उसे एक बड़ा शॉक लगता है। वहां वह देखती है कि सिंथिया तो यहां पहले से ही मौजूद है। हो सकता है किसी ने उसके साथ मजाक किया हो, इसलिए वह वापस जाने लगती है। लेकिन बीच रास्ते से उनके पास फिर कॉल आता है कि सिंथिया की मिसिंग कंप्लेंट कुछ मिनट पहले फिर से लिखाई गई है। तो वे फिर पूछते हैं कि किसने लिखाई है, क्या हमें उसका एड्रेस मिल सकता है। एड्रेस मिलते ही वे उसके साथ वहां पहुंच जाते हैं। तो वहां भी वे सिंथिया को खड़ा देखते हैं। लेकिन एक मिनट, ये वह सिंथिया नहीं है। असल में ये उसकी ट्विन सिस्टर है। वह बताती है कि हां, मैंने ही अपनी बहन की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई थी, क्योंकि कुछ समय पहले वह मिल नहीं रही थी। लेकिन थोड़ी देर पहले ही तो उसकी सिंथिया से मुलाकात हुई थी। अगर वह सिंथिया नहीं है तो वह कौन है? उसकी ट्विन सिस्टर बताती है कि वह काफी देर से उसे फोन भी कर रही है, लेकिन कोई खबर नहीं है।
इसके बाद वे दोनों फिर से उस घर जाने का फैसला करते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। वहां वे सिंथिया की कटा हुआ सिर वाली लाश पाते हैं, जिसे उसके पाले हुए मुर्गे खा रहे होते हैं। लेकिन उसके खून की गर्मी देखकर हैरी समझ जाता है कि यह काम अब भी कुछ ही देर पहले हुआ है, इसलिए वह तुरंत इधर उधर जाता है ताकि कुछ एविडेंस मिल सके। फिर इधर उधर देखते हुए उसे कुछ पैरों के निशान दिखाई देते हैं, जो बर्फ के अंदर भी बिल्कुल ताजा होते हैं। लेकिन उससे भी डरावनी एक चीज उसे मिलती है, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। असल में वहां एक स्नोमैन होता है, जिसके सिर की जगह सिंथिया का सिर लगाया हुआ होता है। और जब इस चीज की खबर पुलिस डिपार्टमेंट तक पहुंचती है, तो वे पूरी फोर्स ही इलाके में भेज देते हैं। अगर किसी ने ऐसा किया है तो वह जरूर कोई पागल या साइको इंसान होगा। हैरी अब इस मामले को लेकर अपने हायर ऑफिसर के पास जाता है, क्योंकि यह खून बहुत बड़ा है। इसलिए वह चाहता है कि उसका ऑफिसर उससे परमिशन दे, ताकि वह कैथरीन के साथ मिलकर एक छोटी टीम बना सके, जिसके लिए उसे कुछ खास और सबसे काबिल डिटेक्टिव चाहिए, ताकि उसका काम आसान हो सके। पहले तो वह ऑफिसर उसकी बात नहीं मानता, लेकिन जब हैरी उसे उस खून का किलिंग स्टाइल बताता है, तब सब चौंक जाते हैं और यह सुनकर उसे परमिशन दे दी जाती है। हैरी वापस ऑफिस आता है, जहां वह कैथरीन से लैला के बारे में और इंफॉर्मेशन जुटाता है। असल में लैला सबसे पहली विक्टिम थी, जिसका खून 9 साल पहले हुआ था, और यह भी पक्का पता नहीं है कि वह खून इसी किलर ने किया था या किसी और ने, लेकिन दोनों को मारने का तरीका काफी हद तक सेम है। कैथरीन के जाने के बाद वह कुछ फाइल खोलता है, जहां उसे एक डॉक्टर के बारे में पता चलता है, जिसका नाम डॉक्टर आइडर है। असल में वह सिंथिया और रकेल दोनों का ही डॉक्टर है, तो जरूर उसे कुछ पता होगा। इसलिए वह उससे कुछ बात करने के लिए जाता है, लेकिन डॉक्टर साफ मना कर देता है कि वह अपने पेशेंट की पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी को नहीं देता, इसलिए उन्हें यहां से चले जाना चाहिए, क्योंकि खड़े रहने से कोई फायदा नहीं है। वह भी समझ जाता है कि यहां से कोई फायदा नहीं है, लेकिन उसी रात उसके हाथ कुछ और चीजें लगती हैं, जो उस किलर को पकड़ने में काफी अहम भूमिका निभा सकती हैं। तो मामला यह है कि डॉक्टर आइडार का और आर्ने नाम के एक लोकल बिजनेसमैन के साथ काफी पुराना संबंध है, और उस बिजनेसमैन ने फ्रेडरिक नाम के एक आदमी के साथ कुछ साल पहले एक कंपनी शुरू की थी। अब तुम सोच रहे होगे कि इन सब चीजों का आपस में क्या संबंध है। तो असल में फ्रेडरिक की पत्नी और कोई नहीं बल्कि लैला ही थी, और यही कनेक्शन उसे फ्रेडरिक से मिलने के लिए मजबूर करता है। वह बहुत चालाकी से फ्रेडरिक के साथ मीटिंग तय करता है। उस समय वह उसकी पत्नी के बारे में बहुत कुछ पूछता है। फ्रेडरिक बताता है कि जब उसकी पत्नी का खून हुआ था, तब राफ्ट नाम का एक डिटेक्टिव उस केस के पीछे बहुत मजबूती से लगा हुआ था, लेकिन एक दिन उसकी लाश उसके गैराज में मिलती है। डिपार्टमेंट उसे सुइसाइड बताकर केस को क्लोज कर देता है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मैं राफ्ट को बहुत अच्छी तरह जानता था। वह इंसान खुद को खत्म नहीं कर सकता। अब यहां एक और बात जुड़ जाती है, इसलिए अब हैरी राफ्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेना शुरू करता है। कुछ देर बाद उसे पता चलता है कि राफ्ट एक बहुत अच्छा डिटेक्टिव था, लेकिन उसके घर की हालत ज्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए वह अपनी बेटी के साथ एक कैबिन में रहता था, जिसका नाम कैथरीन है। हाँ कैथरीन, वह लैला के केस के पीछे इतना पागल क्यों है? क्योंकि असल में वह अपने पिता के कातिल को ढूंढना चाहती है। इसी बीच कैथरीन जिस ऑफिस में होती है, वहां डिपार्टमेंट में एक मैसेज आता है। कुछ देर पहले रकेल का फोन एक्टिव हुआ है और उसकी लोकेशन है डॉक्टर आइडर का घर। वह तुरंत उसके घर पहुंचती है और छिपकर अंदर घुस जाती है। दूसरी तरफ हैरी सीधे कैथरीन के पिता के कैबिन में पहुंच जाता है, ताकि वह कुछ चीजें अपनी आंखों से देख सके। इधर जब कैथरीन घर के अंदर जाती है, तब उसे चारों तरफ सन्नाटा महसूस होता है। जैसे लगता है कि यहां कोई पहले आया था और अब वह सब कुछ अपने साथ लेकर चला गया है। इसके बाद वह आगे बढ़ती है। उसे कुछ पैरों के निशान दिखाई देते हैं, जो गैराज की तरफ जा रहे होते हैं। वह उसी तरफ मुड़ जाती है, और फिर वह जो देखती है, उससे जैसे उसकी आत्मा शरीर से निकल जाती है। वहां आइडार कुर्सी पर बैठा होता है, सिर्फ उसकी बॉडी होती है, सिर नहीं। और इसी तरह राफ्ट की भी मौत हुई थी, और उस समय उसके हाथ में एक शॉटगन था, जिसे देखकर सबको लगा था कि उसने सुसाइड किया है। लेकिन इतनी भयानक मौत कोई खुद को क्यों देगा? मरने के और भी आसान तरीके होते हैं। इस भयानक दृश्य को देखकर कैथरीन के अतीत का वह डरावना पल फिर से ताजा हो जाता है।
जिसे वह बहुत मुश्किल से भूलने की कोशिश कर रही थी। अब यह खबर डिपार्टमेंट तक पहुंचती है और सब लोग वहां पहुंच जाते हैं। साथ में हैरी भी होता है और उसकी टीम भी होती है। वे उस घर को बहुत अच्छे से सर्च करते हैं और इसी समय उन्हें एक और लाश मिलती है जो रकेल की होती है। अब यहां पूरा केस उनके सामने जैसे खुली किताब की तरह हो जाता है। सबको ऐसा लगने लगता है कि असली किलर कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर ही है, क्योंकि उसके घर के बाहर सिर्फ एक ही इंसान के पैरों के निशान हैं। मतलब साफ है कि उसने पहले रकेल को मारा और फिर खुद गैराज में आकर अपनी जान ले ली। डिपार्टमेंट इस मामले पर केस क्लोज कर देता है और साथ ही कैथरीन को सस्पेंड भी कर देता है, क्योंकि उसने कई एविडेंस डिपार्टमेंट से छुपाए थे और उसने अपने तरीके से उस केस को सॉल्व करने की कोशिश की थी। इस घटना से वह पूरी तरह टूट जाती है। उसे अब भी यही लगता है कि यह सब उस किलर ने जानबूझकर किया है। यह पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि उसने मेरे पिता के साथ भी ऐसा ही किया था, ताकि सबको लगे कि उन्होंने खुद ही अपनी जान ले ली। लेकिन मैं अपने पिता को जानती हूं, वह ऐसा कभी नहीं करेंगे। आज भी वह किलर खुली सड़क पर घूम रहा है। अब कौन जानता है कि अगला विक्टिम कौन होगा। हैरी उससे प्रॉमिस करता है कि वह डरे नहीं, क्योंकि वह उसके पिता के कातिल को जरूर ढूंढ निकालेगा। लेकिन अब कैथरीन यह काम अपने कंधों पर ले लेती है और सीधे आर्वे के पास पहुंच जाती है। वह अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल करके उसे अकेले मीट करने के लिए मना लेती है, लेकिन उसके आने से पहले ही वह पूरे रूम में अपना जाल बिछा देती है ताकि उसके आते ही उसका खेल खत्म कर सके। लेकिन उसके आने से पहले ही वहां किलर पहुंच जाता है जो कैथरीन को पकड़ लेता है। अब वह भी उस पर हमला करने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। इसके बदले उसकी मौत हो जाती है। वह किलर उसकी उंगली काट लेता है और उसकी मदद से लैपटॉप खोलता है और जितने भी एविडेंस थे उन्हें हमेशा के लिए डिलीट कर देता है। अब यह देखकर तुम अंदाजा लगा सकते हो कि किलर इतनी आसानी से इनके हाथ नहीं आने वाला। दूसरी तरफ हैरी नींद से उठकर खिड़की के पास जाता है। तब उसकी नजर नीचे खड़ी कैथरीन की गाड़ी पर जाती है। ऊपर हम एक स्नोमैन बना हुआ देखते हैं। उसके अंदर उसकी लाश होती है। यह काम उसी किलर का है जो हैरी को मैसेज देना चाहता है कि अभी भी मौका है, पीछे हट जाओ, नहीं तो उसका भी यही हाल होगा। अब हैरी अपने करीबी पार्टनर की मौत से गुस्से में आग बन जाता है। वह तुरंत डिपार्टमेंट को खबर देता है और कैथरीन के लैपटॉप को चेक करने की कोशिश करता है, लेकिन वह तो बिल्कुल खाली होता है। सब कुछ डिलीट हो चुका होता है। तो हैरी समझ जाता है कि उसे फिर से सब कुछ नए सिरे से स्टार्ट करना होगा। इसीलिए वह रकेल के पति फिलिप्स के पास पहुंचता है ताकि वह बातें अपने कानों से सुन सके। बातों बातों में वह बताता है कि वह और रकेल दोनों कुछ दिन पहले एक हार्मोनल डॉक्टर के पास गए थे जिसका नाम डॉक्टर हेड है। यह नाम सुनते ही हैरी को याद आता है कि यह नाम उसके एक्स वाइफ के पति का है और वह तुरंत उनके घर में चुपके से घुस जाता है और जांच पड़ताल शुरू कर देता है। उस समय उसे कुछ पेपर मिलते हैं जो मरी हुई महिलाओं के होते हैं, जिन्हें पिछले कई सालों से एक ही तरीके से मारा गया है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह होती है कि उनमें उन लोगों के भी पेपर होते हैं जो अब मरने वाले हैं। अगला नंबर एंजल का था। तुरंत वह अपने डिपार्टमेंट को कॉल करता है और हेड के बारे में पूरा बायोडेटा निकालने के लिए कहता है। कुछ देर बाद हमें पता चलता है कि हेड का असली नाम लूक है। जी हां, लूक, वही शुरू का लड़का जिसकी आंखों के सामने उसकी मां मर गई थी। वह बस देखता ही रह गया था। हैरी तुरंत उसके पुराने घर की तरफ जाता है। वहां पहुंचकर वह देखता है कि लूक ने एंजल के गले पर नाइफ रखा हुआ है और वहीं उसका बेटा भी होता है। दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। उनकी यह हालत देखकर हैरी अपनी गन नीचे रख देता है, क्योंकि वह जानता है कि बिना सोचे समझे लूक कुछ भी कर सकता है। अब यहां लूक वही खेल खेलता है जो कभी उसका पिता खेला करता था, लेकिन वह उससे अलग लेवल का होता है। वह हैरी से कहता है कि वह उससे कुछ सवाल करेगा। अगर वह उसके जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ तो एंजल की गर्दन उसके शरीर से अलग कर देगा। तुम मुझसे कुछ सवाल पूछ सकते हो। हैरी का पहला सवाल यही होता है कि वह यह सब क्यों कर रहा है। तब लूक अपनी जिंदगी की कहानी बताना शुरू करता है। वह बताता है कि उसे कभी माँ बाप का प्यार नहीं मिला, हालांकि उसे पता था कि उसका पिता उसकी माँ से हमेशा दूर रहता है, लेकिन उसकी माँ उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। लेकिन आखिर में वह मेरे पिता से भी ज्यादा स्वार्थी निकली।
उसे अपने पति की चिंता थी, लेकिन मेरी बिल्कुल नहीं। जब वह उसे छोड़कर जा रहा था तब उसे लगा कि वह पूरी तरह खत्म हो जाएगी। मेरे मना करने के बावजूद भी वह गाड़ी से बाहर नहीं निकली और अपनी जान दे दी। लेकिन मेरा क्या, मैं तो अकेला रह गया। उसके जाने के बाद उसी समय से मेरे अंदर एक आग पैदा हो गई और उसे बुझाने के लिए मैंने उन महिलाओं को मारना शुरू कर दिया जो अपने काम और अपनी जिंदगी को ज्यादा महत्व देती हैं, अपने बच्चों को नहीं। इस तरह मैंने बहुत सी महिलाओं को मार दिया। अब उससे पहले कि वह अपना सवाल पूछे, हैरी अपने मन में सोच लेता है कि उसे कुछ न कुछ करना ही होगा। सही मौका देखकर वह उस पर झपट पड़ता है। अब दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है, लेकिन लूक ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता क्योंकि हैरी एक ट्रेन्ड डिटेक्टिव है, इसलिए वह उससे दूर भागने लगता है और फिर एक जगह जाकर गायब हो जाता है। तब हैरी चिल्लाकर कहता है कि वह आज बचकर नहीं जा पाएगा। तभी अचानक एक गन शॉट होता है जो सीधे हैरी के कंधे में जाकर लगता है। यह काम लूक का ही होता है जो अब बाहर निकल आता है क्योंकि उसे लगता है कि हैरी मर चुका है। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ता है उसका पैर पतली बर्फ पर पड़ जाता है। वह भूल गया था कि जिस जगह वह खड़ा है वह असल में एक फ्रोजन लेक है। अपनी मां की तरह ही वह भी उसके अंदर डूबने लगता है। हैरी चाहता तो उसे बचा सकता था और कानून के हवाले कर सकता था, लेकिन वह उसे बचाने की कोशिश नहीं करता क्योंकि वह उसी मौत के लायक है। वापस आकर हैरी अपने परिवार से मिलता है और उन्हें गले लगा लेता है और यहीं इस मूवी का अंत हो जाता है। दोस्तों, पिछली जो मूवी मैंने दी थी वह चांद या स्पेस के अंदर की एक एडवेंचर मूवी थी जो बहुत जबरदस्त थी। तो अगर कोई मिस नहीं करना चाहता तो अगली मूवी स्क्रीन के ऊपर दी गई है, अभी क्लिक करके मूवी देख लो।